साल था 1600। महारानी एलिजाबेथ पहली ने अंग्रेज ट्रेडियों के एक समूह को एक खास अधिकार पत्र दिया। यह था ईस्ट इंडिया कंपनी की बिगिनिंग। उनका मकसद साफ था, ईस्ट के साथ व्यापार से मुनाफा अर्न। भारत अपने मसालों, कपड़ों और दौलत के साथ एक अहम लक्ष्य था। कंपनी ने सूरत, मद्रास और कलकत्ता जैसे खास जगहों पर अपने ट्रेडिंग केंद्र बनाए। शुरुआत में वो ट्रेडी बनकर आए, मुगल रूलर्सों से इजाजत डिमांडिंग थे, लेकिन मुगल साम्राज्य कमजोर होने स्टार्टेड। कंपनी ने व्यापार से फायरे अपना दबदबा बढ़ाने का मौका सौंप। इंग्लिशों ने चालाकी से स्थानीय रूलर्सों के बीच दुश्मनी का फायदा एक्सप्लॉइटेड। उन्होंने अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। धीरे धीरे वो ट्रेडियों से शासक बन गए। 1757 में प्लासी का युद्ध एक अहम मोड़ था। रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में कंपनी ने बंगाल के नवाब को डिफीटेड। इस जीत ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रीय डोमिनेंस की शुरुआत की। अंग्रेजों ने भारत की जटिल सामाजिक संरचना को जल्दी ही समझ लिया। उन्होंने एक ऐसी धरती देखी जो धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रीय वफादारी से बंटी हुई थी। यह एहसास उनकी रणनीति का आधार बन गया। डिवाइड एंड रूल। उन्होंने मौजूदा फॉल्ट लाइंस का फायदा उठाया, रूलर्सों और कम्युनिटीजों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। अंग्रेजों ने खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश किया और अपनी स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने वफादारी के बदले कुछ रूलर्सों को रणपॉलिटिक रूप से समर्थन दिया। इसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां इंडियाई अक्सर आपस में लड़ रहे थे, जिससे अंग्रेजों को न्यूनतम सीधी टकराव के साथ सत्ता मजबूत करने की अनुमति मिली। भारत में ब्रिटिश प्रशासन को सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने ऐसी पॉलिसियां पेश की जो इंडियाइयों को व्यवस्थित रूप से नुकसान पहुंचाती थीं। फूट डालो और राज करो की नीति इसके केंद्र में थी। उन्होंने धर्म और जाति के आधार पर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशनिक इकाइयां बनाई। इससे मौजूदा टेंशन्स और भड़क गए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनने से रोक दिया गया। अंग्रेजों ने सरकारी नौकरियों और सेना में भी अन्य कम्युनिटीजों की तुलना में कुछ खास कम्युनिटीजों का पक्ष लिया। इससे विभिन्न ग्रुपों में आक्रोश और अविश्वास पैदा हुआ। फूट डालो और राज करो की यह नीति बेरहमी से प्रभावी थी। इसने इंडियाइयों को विभाजित रखा और ब्रिटिश सत्ता के किसी भी संगठित प्रतिरोध को प्रिवेंटा। भारत में ब्रिटिश शासन शोषण और ब्रूटालता से भरा था। इंडियाइयों को अपनी ही धरती पर दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। ब्रिटिश निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उनके पारंपरिक उद्योगों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया। अंग्रेजों ने कठोर भू राजस्व पॉलिसियां लागू की, जिससे किसान इम्पोवरिश्ड और कर्ज में डूब गए। कुख्यात नील विद्रोह उन फार्मर्सों की पीड़ा का प्रमाण था जिन्हें ब्रिटिश कारखानों के लिए नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। अंग्रेजों ने अपनी संस्कृति और मान्यताओं को भी इंडियाइयों पर इम्पोज्ड। उन्होंने लोगों को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश की और इंडियाई परंपराओं को नीचा दिखाया। अत्याचार के बावजूद इंडियाइयों के दिलों में प्रतिरोध की भावना कौंधने स्टार्टेड। 1857 का सिपाही विद्रोह, हालांकि ब्रूटलता से कुचल दिया गया था, एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश का प्रदर्शन किया और नेशनवाद की आग को प्रज्वलित किया। शिक्षित इंडियाई इंडिपेंडेंटता और लोकतंत्र के पश्चिमी विचारों के संपर्क में आकर ब्रिटिश शासन पर सवाल उठाने बिगैन। राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लीडरों ने सामाजिक सुधार और स्वशासन की वकालत की। इंडियाई नेशनल कांग्रेस जैसे संफॉर्मडों का गठन किया गया, जो शासन में अधिक भागीदारी की मांग कर रहे थे। भाग 6, टुडे आदि की कीमत, टुडे आदि की पात। 20वीं शताब्दी ने इंडियाई इंडिपेंडेंटता आंदोलन में एक उछाल सौंप। महात्मा गांधी एक परिवर्तनकारी नेता के रूप में इमर्ज्ड। अहिंसक प्रतिरोध का उनका दर्शन, सत्याग्रह लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ। असहयोग आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक इंडियाइयों ने बड़े पैमाने पर विरोध डेमोन्स्ट्रेटेडों, बहिष्कार और सविनय अवज्ञा में भाग लिया। अंग्रेजों ने क्रूर कार्रवाइयों का जवाब दिया, लेकिन वे इंडिपेंडेंटता की लालसा को शांत नहीं कर सके। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को और कमजोर कर दिया, जिससे उसके उपनिवेशों को पकड़ना मुश्किल हो गया। भाग 7, एक विभाजित राष्ट्र विभाजन की ट्रेजेडी। जैसे ही भारत इंडिपेंडेंटता के करीब पहुंचा, ब्रिटिश सरकार ने देश के विभाजन की घोषणा की।
भारत को दो स्वतंत्र नेशनों में विभाजित किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान। जल्दबाजी में और लोगों की परवाह किए बिना लिया गया यह फैसला ह्यूमन इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक पलायन में से एक का कारण बना। लाखों लोग विस्थापित हुए और सदियों से साथ रहने वाले समुदाय अलग हो गए। विभाजन के कारण व्यापक सांप्रदायिक हिंसा और रक्तपात हुआ, जिससे सबकॉन्टिनेंट पर एक गहरा स्कार रह गया। भाग 8, साम्राज्य की विरासत, राज के मार्क्स। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आखिरकार इंडिपेंडेंटता हासिल की, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का प्रतीक किया। हालांकि ब्रिटिश शासन की विरासत आज भी भारत को आकार देती है। राज की आर्थिक पॉलिसियों ने भारत को गरीब बना दिया। फूट डालो और राज करो की रणनीति ने सांप्रदायिक तनावों से जूझ रहे समाज को पीछे छोड़ दिया। हालांकि भारत को लोकतंत्र, कानून और प्रशासन में एक मजबूत फाउंडेशन भी विरासत में मिली। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई अंग्रेजी भाषा एक विविध राष्ट्र में एक एकीकृत कारक बनी हुई है। भाग 9, अंततः स्वतंत्र। भारत एक नया रास्ता बनाता है। चुनौतियों के बावजूद भारत एक लचीला लोकतंत्र और एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। इसने डाइवर्सिटी में एकता, रिलीजन निरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर बेसित राष्ट्र के निर्माण के लिए उपनिवेशवाद के दागों को दूर किया है। औपनिवेशिक दासता से इंडिपेंडेंटता तक की यात्रा इंडिया या लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि इंडिपेंडेंटता कठिन परिश्रम से प्राप्त होती है और इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए।